We are starting with the numericals of structure of atom based on the Rydberg formula and the Bohr's energy formula. First question है, what are the frequency and wavelength of a photon? क्या calculate करना है? Frequency and wavelength calculate करनी है photon की emitted during a transition from n equal to 5 to n equal to 2 in hydrogen atom. इसका मतलब क्या कि हाइड्रोजन एटम में ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ शेल से इलेक्ट्रॉन जब जंप करके सेकेंड शेल में आएगा, n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 में आएगा, तो जो एनर्जी एमिट कर रहा है, जो फोटोन एमिट कर रहा है, उसकी वेवलेंथ क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हमने कैलकुलेट करनी है. वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे और हमने क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है. अब यहाँ पे पता चल रहा है कि 2 लेवल की ट्रांजिशन मेंशन है, तो हमने रिडबर्ग फॉर्मूला यूज़ करना है. जो स्मॉल वैल्यू होती है वो n1 होती है और जो हाई वैल्यू होती है उसको हम क्या लेते हैं, n2 लेते हैं इस फॉर्मूले में. 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है, r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम. ये हमारा फॉर्मूला है. अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को फिल करना है हमने और हमारे पास 1/λ की वैल्यू आ जाएगी. आर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए 109677 और ये पर सेंटीमीटर में होता है. 109677 यूनिट्स क्या हैं, पर सेंटीमीटर. n1 की वैल्यू हमने 2 ली है, n2 की वैल्यू हमने क्या ली है, 5 ली है. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 109677 ये सॉल्व करके आ जाएगा 21/100 हमारे पास. और ये कैलकुलेशन के बाद आएगा 23032.2. 1/λ है तो इसकी यूनिट क्या होएगी, पर सेंटीमीटर. लेकिन हमने कैलकुलेट क्या करना है, वेवलेंथ, तो इसका इन्वर्स करेंगे 1/23032.2. ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 434 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर. हमारे पास एक पार्ट आ गया वेवलेंथ. अब हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी. तो इसका फॉर्मूला है c इज इक्वल टू न्यू लेमडा. c होता है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड. तो इसलिए हम इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में. मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड किया तो दिस विल बिकम 434 इंटू 10⁻⁹ मीटर इक्वल टू फ्रीक्वेंसी. वेवलेंथ होगी 434 इंटू 10⁻⁹. ये कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 6.91 इंटू 10⁻15 और यूनिट्स फ्रीक्वेंसी की क्या है, हर्ट्स या पर सेकेंड. ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया जिसमें हमने डायरेक्टली रिडबर्ग फॉर्मूला यूज़ करके वेवलेंथ कैलकुलेट की और c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा फॉर्मूला यूज़ करके वहाँ से फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया. अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+, हाइड्रोजन लाइक आयन है और एनर्जी कैलकुलेट करनी है. एनर्जी का फॉर्मूला दिया था बोहर ने, En इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन n स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम. और फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन इसका फॉर्मूला क्या था, इसको z स्क्वायर मीन्स एटॉमिक नंबर z हमारा है, इससे मल्टीप्लाई कर दो और यूनिट है इसकी जूल पर एटम. फर्स्ट पार्ट है एनर्जी निकालो फर्स्ट ऑर्बिट की, En, n का मतलब ऑर्बिट, फॉर He+, n इक्वल टू 1 लेंगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए और इसका एटॉमिक नंबर जो है Z कितना है, फॉर हीलियम 2 होता है. तो यहाँ से हमारे पास E1, इसमें वैल्यूज फिल करेंगे, -21.8 इंटू 10⁻⁻19 n स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर और z हमारे पास हो गया 2 का स्क्वायर. ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स में आ जाएगा. ये एनर्जी हमारे पास आ गई फर्स्ट ऑर्बिट की ऑफ He+. सेकेंड पार्ट देखो, अब क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस भी कैलकुलेट करना है इस ऑर्बिट का. और रेडियस का फॉर्मूला जो था बोहर मॉडल ने दिया था फॉर हीलियम के लिए, He+ के लिए, रेडियस इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर था फॉर हाइड्रोजन एटम. एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए इसको z से हमने डिवाइड करना है तो ये बन जाएगा 52.9. दिस ऑर्बिट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का ही निकालना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1
Z हीलियम के लिए कितना हो जाएगा 2, इसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 26.45 पिकोमीटर में ये आंसर आएगा हमारा, क्योंकि ये फॉर्मूला हम जब यूज़ करते हैं तो पिकोमीटर में हमारे पास रेडियस आता है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें फिर से हमने सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला ही यूज़ किया हीलियम आयन की एनर्जी कैलकुलेट करने का और रेडियस का। हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द वेवलेंथ? वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है एमिटेड when the electron in hydrogen atom transits from n equal to 4 to n equal to 2। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इलेक्ट्रॉन जब फोर्थ ऑर्बिट यहाँ से सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है तो कितनी वेवलेंथ होगी उस एनर्जी की जो इसने एमिट की है। फॉर्मूला रिडबर्ग फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन भी है क्वेश्चन में ही जी। लो वैल्यू होगी हमारी n इक्वल टू 2 n1 और n2 हो गया हमारे पास 4। इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ 20564.4 पर सेंटीमीटर आ जाएगा। बट हमें चाहिए वेवलेंथ, ये 1/λ हमारे पास आया, इसका इन्वर्स कर लेंगे 20564.4, ये सॉल्व करके 486 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 और किस में आएगा आंसर हमारा सेंटीमीटर्स में आएगा। इससे हमारे पास क्या आ जाएगी वेवलेंथ। डायरेक्टली बाय यूजिंग रिडबर्ग फॉर्मूला हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से जंप करके किस में आता है सेकेंड ऑर्बिट में। हाँ जी, अब फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब फिर से हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम। अब इसमें आयोनाइज वर्ड आ रहा है। आयोनाइज का मतलब क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है, यहाँ पे दिया हुआ है n इक्वल टू 5, ये सपोज करो फिफ्थ ऑर्बिट है। यहाँ से हमने बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना एटम में से। जब एटम में से निकल जाता है इलेक्ट्रॉन तो हम क्या कहते हैं कि आयोनाइज हो गया। जैसे अगर हाइड्रोजन एटम लिया, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये क्या बन गया, H+ आयन बन गया। तो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी चाहिए आयोनाइज करने के लिए हाइड्रोजन एटम को। जब उसके फिफ्थ ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, उसको आयोनाइज मतलब आयन में चेंज कर देते हैं। तो फिफ्थ ऑर्बिट का फॉर्मूला एनर्जी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। स्टेप 1 में ले रही हूँ यहाँ पर। एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है En इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 अपॉन n स्क्वायर। यूनिट्स है जूल पर एटम। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है जब आयोनाइज कर देते हैं। आयोनाइज का मतलब एनर्जी डिफरेंस, कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने के लिए। आयोनाइज का मतलब इन्फिनिटी पे चला गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिखेंगे E इन्फिनिटी माइनस द एनर्जी ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट। जो इनकी एनर्जी का डिफरेंस होएगा उतनी एनर्जी जो है चाहिए इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम में से रिमूव करने के लिए। अब ये वैल्यूज़ हम फिल करेंगे और E5 की फिल करेंगे वैल्यू 21.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। मैं इसको प्लस में ले रही हूँ, तो यहाँ पे पहले हमारे पास एनर्जी फिफ्थ ऑर्बिट की आ जाएगी, फिर इन्फिनिटी की आ जाएगी। ये इन्फिनिटी का हो गया। इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0। इसको सॉल्व करेंगे, फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आ जाएगी, इतनी एनर्जी, क्योंकि इन्फिनिटी पे कितनी होती है 0 और फिफ्थ ऑर्बिट की अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने निकाला है हीलियम में फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी इतनी होती है। तो ये एनर्जी 8.72 इंटू 10 रेज़ टू पावर -20 और इन्फिनिटी पे कितनी है 0। दोनों के लेवल की एनर्जी का डिफरेंस, इतनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन एटम में से फ्रॉम द फिफ्थ ऑर्बिट। ये हमारे पास हो गया। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख देती हूँ। अब आगे देखो क्या लिखा क्वेश्चन में। कंपेयर करना है इस आंसर को विद द आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब n इक्वल टू क्या है 1, फर्स्ट ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, ये फिफ्थ ऑर्बिट से किया है, अब हमने फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इन्फिनिटी तक लेके जाना है, तो उसकी एनर्जी निकालो और अब दोनों एनर्जीज को क्या करो, कंपेयर करो। तो हमारे पास स्टेप 2 यहाँ पर है, फॉर आयोनाइजेशन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट
कितना एनर्जी चाहिए, इसको डेल्टा ई डैश लिख लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू, ये ई इन्फिनिटी माइनस E5 था, तो ये ई इन्फिनिटी माइनस क्या आ जाएगा E1 इक्वल टू, फिर से प्लस साइन मैं ले रही हूँ, अगर प्लस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पहले फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, फिर हमारे पास आ जाएगी इन्फिनिटी की। तो इसका मतलब इतनी वैल्यू ही आ गई 21.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल। इसको सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं। अब कंपैरिजन करना है तो इसका मतलब हम क्या करें, स्टेप 3 में कंपेयर करेंगे, डेल्टा ई डैश को डिवाइड कर देंगे डेल्टा ई के साथ। 21.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 को डिवाइड किया इस वैल्यू से, ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा 25। 25 का क्या मतलब है? 25 का मतलब है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट से, अगर हमने रिमूव करना इलेक्ट्रॉन को तो 25 टाइम्स एनर्जी ज़्यादा चाहिए जब इलेक्ट्रॉन को फिफ्थ ऑर्बिट में से हम रिमूव करेंगे। दैट इज़, यहाँ कंपैरिजन क्या आ जाएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट is 25 times more than required to remove from fifth orbit। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में चला गया, दूर चला गया, तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाएगी, कम, और उसको रिमूव करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर जाता है, उसको रिमूव करने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए, कम चाहिए। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला हमारा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस ऑब्टेन्ड when the excited electron of hydrogen atom in n equal to 6 drops to the ground state। हमने क्वेश्चन एक किया था, साइमल्टेनियस अपीयरेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहाँ लेते हैं 6th ऑर्बिट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये ग्राउंड स्टेट में आना है, तो बताओ कितनी मैक्सिमम एमिशन लाइंस आएंगी, मतलब कितने जम्प्स होंगे, जितने जम्प्स में यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा उतनी क्या होंगी, एमिशन लाइंस होंगी इसकी। अब जब n इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन ने ग्राउंड स्टेट में आना है तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड जो है, कितनी लाइंस इसमें आएंगी, दैट इज गिवन बाय सम ऑफ, समेशन का सिंबल है ये, सम ऑफ n2 माइनस n1, और n2 कितना है 6 हाई लेवल, और ग्राउंड स्टेट हमारा कौन सा है, फर्स्ट लेवल, जिसमें n क्या है 1 है। दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ समेशन ऑफ 5, समेशन ऑफ 5 किसके इक्वल होता है, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये कितना आ जाएगा 15। तो टोटल कितनी लाइंस बनेंगी, 15 लाइंस बनेंगी। और अगर हमें समझना है ये 15 लाइंस कैसे बनेंगी, तो दीज ट्रांजिशंस आर, आंसर तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, लेकिन इसे समझने के लिए कि ये ट्रांजिशंस जो हैं 15 जो लाइंस कैसे आती हैं, अगर 6 से जंप करके 5th ऑर्बिट में जाए पहले, फिर 6 से 4 में भी जा सकता है, 6 से 3 में, 6 से 2 में, 6 से 1 में, टोटल कितनी लाइंस होगी यहाँ पे 5 लाइंस। अब ये भी हो सकता है जो 5th में आया है वो 5th से 4 में जाएगा, 5th से 3 में भी जा सकता है, 2 में भी और 1 में भी। कितनी लाइंस होगी टोटल, 4 जंप्स हो गए तो 4 लाइंस होगी। अब 4th वाला जो है 3rd में भी आ सकता है, 2nd में भी आ सकता है, और 1 में भी कितनी लाइंस होगी यहाँ पर 3 लाइंस। अब जो 3rd में है वो 2nd में जा सकता है जंप करके, और 1st में भी आ सकता है, कितनी लाइंस होगी ये वाली 2 लाइंस। एंड जो 2nd में है वो भी जंप करके किस में आ सकता है 1 में, तो कितनी लाइंस होगी 1 लाइन, टोटल कितनी लाइंस हो जाएंगी 15 लाइंस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कितनी लाइंस आती हैं स्पेक्ट्रम में हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी लेवल से ग्राउंड स्टेट में या किसी और लेवल में, इस फॉर्मूले से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी, अब आते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे। इसमें हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम गिवन है ये एनर्जी। अब हमने 5th ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला है
-21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम हमारे पास होती है, और हमने कैलकुलेट करना है फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी को। तो फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, -21.8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन क्या करना है, n²। n क्या है, ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। तो n की वैल्यू को 5 फिल किया, मतलब हमने 25 के साथ इसको डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा -8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। अब रेडियस निकालना है बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम का। अभी हमने निकाला था एक क्वेश्चन में फॉर हीलियम आयन के लिए, फॉर्मूला R = A0 n² होता है। A0 की वैल्यू पिकोमीटर में मैंने कहा था 52.9 देना है। n हमारा हो गया फिफ्थ ऑर्बिट मीन्स 5²। इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम का, इन पिकोमीटर्स में आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन। जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है बाल्मर सीरीज में, बाल्मर सीरीज में पहले इलेक्ट्रॉन है, मीन्स n1 की वैल्यू क्या ली हमने, 2। बाल्मर सीरीज के लिए n1 क्या होता है, 2। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे जाए कि हमारे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन आ जाए, या इलेक्ट्रॉन किस लेवल से जंप करके बाल्मर में सेकंड यहाँ पे आए लेवल पे कि हमारे पास क्या आ जाए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ जाए ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। अब इसके लिए हमने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन को जंप करना चाहिए, जंप्स टू सेकेंड लेवल n2 3 में। अगर सेकेंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में जाएगा, 3 में जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी इसमें। दैट इज न्यू बार इज इक्वल टू R। बस हमें ये डिसाइड करना था कि किस में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी, तो उसके लिए हमने n2 की वैल्यू क्या लिखी, 3 लिखी। अब इसमें वैल्यूज को फिल कर लेंगे। अब ये मैं क्लियर कर रही हूँ कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्यों आती है। E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू किसके इक्वल होता है, c/λ। जिसपे एनर्जी कम होएगी उसमें वेवलेंथ क्या होएगी, ज़्यादा, बिकॉज या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी कम होती है माइनस में, जैसे हम बाहर जाते जाते हैं एनर्जी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। इलेक्ट्रॉन हमारा इस सेकंड लेवल पे है, एनर्जी बढ़ती जा रही है, यहाँ से एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इनमें वेवलेंथ किसकी आएगी, जब सेकंड से इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके किस ऑर्बिट में जाए, थर्ड ऑर्बिट में जाए, तभी हमें क्या मिलेगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। क्योंकि आगे जाएंगे तो एनर्जी और बढ़ती जाएगी, एनर्जी और बढ़ती जाएगी तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहाँ पे मिलेगी, जब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उससे उसके नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करे। होप दिस इज क्लियर नाउ कि n2 की वैल्यू को हमने 3 क्यों लेना है। R की वैल्यू कांस्टेंट है, n1 की वैल्यू हमने क्या ली है, बाल्मर सीरीज है, तो मैंने क्या बताया था कि n1 की वैल्यू को क्या लेना है, हमने 2 लेना है। यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन किस में है, बाल्मर सीरीज में है। बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। माइनस n2 की वैल्यू को क्या लिया हमने, 3, तो दिस इज 109677, 1/4 माइनस 1/9, 109677 इंटू 5/36। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और ये हमारे पास आंसर किस में आ जाएगा, पर सेंटीमीटर में आ जाएगा हमारे पास। ये वाला ये हमारे पास है वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर ही हमने कैलकुलेट करना था, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास वेव नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, द एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, फॉर्मूला ही यहाँ पे गिवन है एनर्जी का। अब हमने एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n इक्वल टू 2 ऑर्बिट निकालना है। मतलब इनिशियल हमारे पास लेवल n1 लेंगे और इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करना, मीन्स कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, इन्फिनिटी में। तो कितनी एनर्जी चाहिए इसके लिए, तो डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ 2 लेवल्स होता है।
मीन्स ई इन्फिनिटी माइनस क्या लेना है हमने E2, बिकॉज सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ये कैलकुलेट करना है। उसके बाद कैलकुलेट करना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ जो इस ट्रांजिशन के लिए चाहिए, मतलब जो ये एनर्जी चाहिए होगी ट्रांजिशन की, उसी एनर्जी से जो वेवलेंथ आएगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो पहले डेल्टा ई कैलकुलेट करते हैं। इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या लेते हैं 0 माइनस एनर्जी का फॉर्मूला ये यहाँ पे गिवन है 2.18 इंटू 10⁻⁻18। एन की वैल्यू हमने क्या लेनी है, सेकेंड ऑर्बिट है तो ये हो जाएगा 2² मतलब 4 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा ऐड हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5.45 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम है। ये हमारे पास आ गई एनर्जी जो इस ट्रांजिशन के लिए चाहिए n इक्वल टू 2 ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन एटम से। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है एच न्यू, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू या ई इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू किसके इक्वल होता है c बाय लैम्डा, h की वैल्यू C3 इंटू 10⁸ और वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। डेल्टा ई की वैल्यू को ये यहाँ पे फिल कर देंगे, ये फिल करके वेवलेंथ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 3.647 इंटू 10⁻⁻7 मीटर में हमारे पास आया है। बट यहाँ क्वेश्चन क्या था कि इसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस बिकम्स 3.647 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर्स में हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। ये जितने क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ ये सारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं या एनसीईआरटी इंटेक्स के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स, फिर से एनर्जी कैलकुलेट करनी है जूल्स में, जो चाहिए टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट टू द 5th बोहर ऑर्बिट। मतलब n1 की वैल्यू 1 ले लेंगे और n2 की वैल्यू क्या ले लेंगे 5, और हमने इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी है, जब एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। जब वेव नंबर वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी होती है तो हम रिडबर्ग फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। E5 हमारे पास ये है 21.8 इंटू 10⁻⁻19। ये मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पे प्लस ले लेते हैं तो पहले E1 आ जाएगा, बाद में क्या आ जाएगा E5 आ जाएगा, ये आ जाएगा फॉर्मूला हमारे पास। ये सॉल्व करके आएगा 2.09 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स में आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो क्या करना है, एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड। जो पिछले वाले न्यूमेरिकल में हमने किया डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू की जहाँ पे क्या लिखेंगे c बाय लैम्डा, यहाँ वैल्यू फिल करेंगे और वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे अपॉन वेवलेंथ। डेल्टा ई की वैल्यू को यहाँ फिल करो, बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया है बिल्कुल वैसा ही न्यूमेरिकल है ये वाला। वैल्यूज़ फिल कर ली और यहाँ पे आ गया वेवलेंथ। वेवलेंथ को इस साइड ले जाते हैं तो ये हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8, इस वैल्यू को इधर ले आते हैं 2.09 इंटू 10⁻⁻18। ये सॉल्व करके हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 951 इंटू 10⁻⁻6, और ये आंसर किस में हमारे पास मीटर्स में आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। और ये न्यूमेरिकल्स हमारे हो गए 2 एक्सरसाइजेस के, एक रिडबर्ग फॉर्मूला और एक था हमारा फॉर्मूला जो एनर्जी कैलकुलेशन का था विच वॉज गिवन बाय द बोहर।